Hello everyone, this is Tanya Gandil and you are watching Law with Tanya. लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 ऑनवर्ड सेक्शन 12। सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 सेज कि पावर ऑफ द पार्टी टू अपॉइंट न्यू आर्बिट्रेटर और इन सर्टन केसेस अ सोल आर्बिट्रेटर, यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस को वो डिस्कस करता है कि जिसके अंदर पार्टीज़ के पास ये पावर आती है, ये इख्तियार आ जाता है कि वो एक आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं या फिर एक सोल सिंगल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करें कि जो उनकी उस मसले को सुने। जहाँ पर एक आर्बिट्रेशन एक्ट या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपने बनाया और वो डायरेक्टली ये चीज़ मेंशन करता है कि जो भी आने वाला हमारा इशू होगा पार्टीज़ का, वो दो आर्बिट्रेटर्स के पास जाएगा और उन दोनों आर्बिट्रेटर्स में से एक आर्बिट्रेटर को एक पार्टी अपॉइंट करेगी और दूसरे आर्बिट्रेटर की जो अपॉइंटमेंट है वो दूसरी पार्टी करेगी। पार्टीज़ टू द एग्रीमेंट की बात हो रही है कि वो इनको अपॉइंट करेंगी, दोनों पार्टीज़ एक एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर दो ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं कि जिसके अंदर हम इसकी रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। क्लॉज ए हमें ये बताता है अगर आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट हो जाती है और ऐसी सिचुएशन कि जिसके अंदर आर्बिट्रेटर जो है वो निगलेक्ट करता है, वो कोताही करता है अपने काम को सर अंजाम देने में, या फिर वो इनकार कर देता है, ही रिफ्यूज़ेस टू एक्ट, या ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जिसकी वजह से वो इस काबिल नहीं रहता कि वो उस काम को कर सके, वो आर्बिट्रेशन कर सके, ही बिकम्स इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग और ही डाइज़, या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो इन सिचुएशंस के अंदर जिस पार्टी ने उस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया था उसके पास ये राइट है कि वो उसकी जगह दोबारा से अपनी तरफ से एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करे। क्लॉज ए के अंदर पहली कंडीशन डिस्क्राइब हुई कि एक पुराने आर्बिट्रेटर की जगह अगर वो एक्ट करने से किसी भी तरह से उसका कोई इशू आ जाता है तो आप उसकी जगह दोबारा एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दें। हाँ, अगर आपके एग्रीमेंट में ये लिखा है कि ऐसी आने वाली फ्यूचर सिचुएशंस के अंदर आप दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इन क्लॉजेस को ओवरराइड कर सकता है। निगलेक्ट का यहाँ पर स्ट्रेट अवे ये मतलब है कि जब अगर किसी भी आर्बिट्रेटर को ये डायरेक्शंस दी जाती हैं, उसको ये रिक्वेस्ट किया जाता है पार्टीज़ की तरफ से कि वो एक रेफरेंस को सुने, और अगर वो उस रिक्वेस्ट के एक महीने के अंदर अंदर उस पर अमल दरामद नहीं करता तो दिस मीन्स ही हैज़ निगलेक्टेड टू एक्ट इन द मैटर रेफर टू हिम। क्लॉज बी को देखते हैं, वो हमें ये बताता है कि इफ़ वन पार्टी फेल्स टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर, अब एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ ने एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना था और उनमें से एक पार्टी जो है वो उसको अपॉइंट करने से कासिर रहती है, वो उसको अपॉइंट नहीं कर पाती। अब चाहे ये अपॉइंटमेंट उसने ओरिजिनली करनी थी या फिर एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के बाद उसकी कोताही के बाद उसकी जगह नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना था, इन दोनों सिचुएशंस के अंदर अगर जिस पार्टी ने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है और उसको ऑपोजिट पार्टी ने एक रिटन नोटिस दे दिया कि आप अपनी तरफ से आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दें, और उस दिए गए नोटिस के 15 दिन के अंदर अंदर वो पार्टी जो है वो डिफ़ॉल्ट करती है, वो नहीं करती अपनी तरफ से आर्बिट्रेटर को अपॉइंट, तो अब जो दूसरी पार्टी है कि जिसने अपनी तरफ से अपनी परफॉर्मेंस दे दी, अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, उसका अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर एक सोल आर्बिट्रेटर की तरह उस मैटर में एक्ट करेगा और उसका जो फ़ैसला होगा वो दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगा, दोनों पार्टीज़ के लिए लाजिम होगा कि वो उसको माने, और ऐसे कंसिडर किया जाएगा कि जैसे कि वो दूसरी पार्टी की भी मर्ज़ी के साथ अपॉइंट हुआ है। ये दो ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिसके अंदर पार्टी के पास ये राइट आता है कि वो आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट कर सकें। फर्स्ट सिचुएशन हमने डिस्कस की कि जिसके अंदर आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट हो गई, दोनों पार्टीज़ ने अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, बट वो किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से, चाहे उसकी डेथ हो जाए, वो इनकेपेबल हो जाए, या फिर वो निगलेक्ट करे या फिर रिफ्यूज़ कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जगह रीअपॉइंटमेंट होगी और वही पार्टी करेगी जिसने पहले उस जगह पर अपॉइंट किया था एक आर्बिट्रेटर को। सेकेंड सिचुएशन में 15 डेज़ के नोटिस के बावजूद अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं कर पाती एक पार्टी,
तो दूसरी पार्टी का अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर सोल आर्बिट्रेटर के तौर पर एक्ट करेगा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन लाया करती है और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर एक सोल आर्बिट्रेटर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देता है तो कोर्ट के पास सिर्फ ये अथॉरिटी बचती है कि उस सोल आर्बिट्रेटर के दिए गए अवार्ड को वो सेट असाइड कर दे, यानी उसका दिया गया फ़ैसला इस सूरत में सिर्फ बाइंडिंग नहीं होगा दोनों पार्टीज़ पर कि अगर कोर्ट ये कह देता है कि ये फ़ैसला बाइंडिंग नहीं है। और अगर कोर्ट इस तरह से करता है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कोर्ट एक ऑर्डर पास कर दे और जिस पार्टी ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में देर कर दी या फिर नहीं कर पाई, उस पार्टी को फर्दर ये टाइम दे दे कि वो दोबारा से अपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करें। अब हम ये देखेंगे कि ऐसी सिचुएशंस कि जिनके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा सालिस मुकर्रर किए जाएं। तो सेक्शन 10 हमें ये बताता है कि प्रोविजंस एज टू द अपॉइंटमेंट ऑफ 3 और मोर आर्बिट्रेटर्स, कि जहाँ पर आपने 3 या 3 से ज़्यादा लोग आपने जो हैं वो अपॉइंट कर दिए कि जो आपके इशू को सुनेंगे, ऐसे 3 या 3 से ज़्यादा सालिस आपने मुकर्रर कर दिए अपने केस को, अपने मैटर को सुनने के लिए। क्लॉज 1 सेक्शन 10 का हमें ये बताता है कि जहाँ पर एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ, दो पार्टीज़ के दरमियान ये मुआहदा हुआ कि हमारा आने वाला जो भी डिफरेंस होगा, जो भी हमारे दरमियान मसला होगा, उसको हम आर्बिट्रेटर के सामने लेकर जाएंगे और जो आर्बिट्रेटर हम मुकर्रर करेंगे वो 3 होंगे या 3 से ज़्यादा होंगे और वहाँ पर एक आर्बिट्रेटर एक पार्टी की तरफ से अपॉइंट होगा जबकि दूसरा आर्बिट्रेटर दूसरी पार्टी की तरफ से अपॉइंट होगा। One arbitrator to be appointed by first party and इसके साथ साथ दूसरा आर्बिट्रेटर द सेकेंड वन टू बी अपॉइंटेड बाय द अदर पार्टी। और उस एग्रीमेंट के अंदर, उस मुआहदे के अंदर आपने ये लिखा कि अब दोनों पार्टीज़ एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगी और फिर वो दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर एक तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। तो अब हम ये तसव्वुर करेंगे कि जो तीसरा आर्बिट्रेटर जिसकी अपॉइंटमेंट पहले दोनों आर्बिट्रेटर्स ने करनी है वो बेसिकली एक तीसरा आर्बिट्रेटर नहीं है, बट दिस वन इज़ एन एम्पायर, यानी यहाँ तीसरे आर्बिट्रेटर से मुराद एम्पायर लिया जाएगा। तो तीसरे आर्बिट्रेटर को हम थर्ड आर्बिट्रेटर नहीं कहेंगे, दिस शैल बी कॉल्ड एज द एम्पायर। और यहाँ पर दो आर्बिट्रेटर्स मिलकर फिर एक तीसरा एम्पायर जो है वो अपॉइंट करेंगे। सेक्शन 10 की क्लॉज 2 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 10 क्लॉज 2 हमें ये बताता है कि जहाँ पर आपने अपने मुआहदे के अंदर ये चीज़ लिख दी कि आपका जो कल आने वाला इशू होगा वो जब भी किसी आर्बिट्रेटर के सामने जाएगा तो वो 3 होंगे या 3 से ज़ायद होंगे। और ये भी साथ में मेंशन किया गया कि जैसे कि ऊपर क्लॉज 1 में हमने बताया कि 3 आर्बिट्रेटर्स होंगे, उस तरह से सिचुएशन नहीं होगी, यानी क्लॉज 1 अप्लाई नहीं होगा और कोई भी एम्पायर जो है वो अपॉइंट नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर 3 आर्बिट्रेटर्स डायरेक्टली अपॉइंट होंगे और उनमें एम्पायर नहीं होगा, सो बेसिकली ऐसी सिचुएशन में जो मेजॉरिटी का फ़ैसला होगा वो प्रिवेल करेगा और मेजॉरिटी के फ़ैसले को माना जाएगा। उन तीनों में से जब दो जो फ़ैसला देंगे उसकी अहमियत होगी और वही हमारा अवार्ड कहलाएगा। सेक्शन 10 क्लॉज 3 की तरफ हम जाते हैं। तो सेक्शन 10 क्लॉज 3 हमें ये बताता है कि जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर आप ये लिखते हैं कि आपके आने वाले आर्बिट्रेटर्स 3 से ज़्यादा होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में जो मेजॉरिटी का फ़ैसला होगा वो माना जाएगा। उसके साथ साथ अगर ऐसा हो जाता है कि जो आर्बिट्रेटर्स हैं कि उनकी डिसीजन जो है वो डिवाइड हो जाता है, वो जो है आपस में बैलेंस हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एम्पायर का जो फ़ैसला होगा वो बाइंडिंग होगा, वो फाइनल होगा और उसके फ़ैसले को माना जाएगा। अब इन सारी क्लॉजेस के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट जो है
यानी इन सारी क्लॉजेस को हम वैसे तो इसी तरह एज इट इज़ अप्लाई करेंगे, बट अगर हमारे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में इन सारी क्लॉजेस को लेकर ऑलरेडी कोई ऐसी चीज़ मेंशन्ड है कि जो पहले से सेल्फ एक्सप्लेन कर रही है कि आने वाले फ्यूचर में हम इस तरह से मूव करेंगे या इस तरह एक्ट करेंगे, तो वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा और वो जो एक्सप्लेनेशन है वो बेसिकली वेटेज रखेगी जो एग्रीमेंट कहेगा। अदरवाइज़ हमारी जो सिचुएशंस हैं वो हमारी क्लॉज 1, 2 और 3 के अंडर फॉल करेंगी, तो इसी तरह से हम उन पर एक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के सेक्शन 11 को। सेक्शन 11 सेज पावर ऑफ कोर्ट टू रिमूव आर्बिट्रेटर्स और एम्पायर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। यानी कोर्ट के पास ये जब पावर मौजूद होती है कि वो आर्बिट्रेटर को रिमूव करें, उसे हटा दें उसकी पोजीशन से, या फिर एम्पायर की अथॉरिटी वो वापस ले लें, उसको उसकी पोजीशन से हटा दें, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर फर्दर हम क्या करेंगे। क्लॉज 1 सेज कि अगर कोई भी पार्टी जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का हिस्सा है वो कोर्ट के सामने ये एप्लीकेशन लेकर जाती है कि वो किसी आर्बिट्रेटर को हटा दे या फिर एम्पायर को हटा दे कि जिसने उस मसले के अंदर अपना किरदार सही तरीके से नहीं निभाया, वो रेफरेंस को सही तरह नहीं सुन पाया, या फिर उसने ठीक से उसके डिसीजन को नहीं दिया, वो एक अवार्ड नहीं पास कर पाया, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी पार्टी कोर्ट के सामने जा सकती है और कोर्ट को ये एप्लीकेशन दे सकती है कि आप इस आर्बिट्रेटर या अंपायर को उसकी पोजीशन से हटा दें। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ये पावर रखता है कि वो आर्बिट्रेटर या अंपायर को रिमूव कर सके उसकी पोजीशन से। सेकंड सिचुएशन हमारे पास तब आती है कि जब कोई भी आर्बिट्रेटर या एम्पायर जिसके पास ये अथॉरिटी थी कि वो एक प्रोसीडिंग कंडक्ट करवाए और वो इस अथॉरिटी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो उसको मिसकंडक्ट करता है, या फिर उसका अपना बिहेवियर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता, वो मुनासिब तरीके से उन प्रोसीडिंग्स को नहीं आगे लेकर चलता, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो उस अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर को उसकी सीट से हटा दे। दिस वॉज बेसिकली क्लॉज 2 कि जिसके अंदर मिसकंडक्ट की वजह से, चाहे वो प्रोसीडिंग में हुआ या फिर वो डिसीजन मेकिंग में हुआ या फिर वो बिहेवियरल मिसकंडक्ट हुआ अंपायर का या फिर आर्बिट्रेटर का, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रिमूवल ऑफ द आर्बिट्रेशन बाय द कोर्ट इज़ पॉसिबल। कोर्ट के पास पॉसिबल है कि वो उसे रिमूव कर दें। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी कि इस सेक्शन के अंडर कोई भी आर्बिट्रेटर या एम्पायर रिमूव होगा, उसको उसकी पोजीशन से हटाया जाएगा, उसको ओहदे से हटा दिया जाएगा, तो उसको किसी भी सूरत रीमनरेशन यानी उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा, उसको उस काम के मुआवजे से कोई किसी किस्म की भी कोई अहमियत नहीं होगी और उसको वो रिमनरेशन नहीं मिलेगी। फर्स्ट क्लॉज के अंदर जो वर्ड लिखा गया प्रोसीडिंग विद द रेफरेंस, उसका बेसिकली मतलब ये था कि जब अंपायर की अपॉइंटमेंट ज़रूरी हो और आर्बिट्रेटर्स को ये मालूम हो, तो इस बात का नोटिस देना आर्बिट्रेटर को या फिर अंपायर को कि उसकी अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का, इस फैक्ट का नोटिस देना जो है वो प्रोसीडिंग विद द रेफरेंस की डेफिनेशन में आता है, और जो इस तरह से नहीं कर पाता वो फेल हो जाता है। दैट बेसिकली ब्रिंग्स द राइट टू द कोर्ट टू रिमूव that person from the place. Here we discuss section 11, and in the next section we will discuss power of court where arbitrator is removed or its authority revoked. यानी जब आर्बिट्रेटर को रिमूव कर देंगे, उसकी अथॉरिटी वापस ले लेंगे, तो फिर हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। सेक्शन 12 ये बताता है कि जब कोर्ट ने एक आर्बिट्रेटर से उसकी पावर्स वापस ले ली या फिर जो उसकी पावर्स दी गई थी वो ख़त्म कर दी, तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा।
ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जब कोर्ट को ये लगे कि किसी आर्बिट्रेटर को रिमूव कर देना चाहिए या फिर किसी भी एम्पायर को उसकी पावर्स वापस ले लेनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पार्टी कोर्ट को ये एप्लीकेशन देती है क्लॉज 1 के अंडर कि आप एक नए आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट करें, आपने जो आर्बिट्रेटर उसकी पावर से रिमूव किया है उसको उसकी जगह से हटाया है, उसकी जगह पर एक नया आर्बिट्रेटर लाया जाए जो हमारे इशू को सुने और हमारे मैटर को डिसाइड करे, तो क्लॉज 1 हमें ये कहता है कि ऐसे आर्बिट्रेटर की जो वैकेंसी है, जो वैकेंट पोजीशन होगी, उसके जाने के बाद उसको फिल करने के लिए एक नया आर्बिट्रेटर कोर्ट अपॉइंट कर सकती है या फिर एक नया एम्पायर कोर्ट अपॉइंट कर सकती है। सो बेसिकली यहाँ पर कोर्ट के पास ये पावर आ जाती है कि वो जो पोजीशन वैकेंट हो जाएगी, जो खाली हो जाएगी, उसकी जगह एक नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दे कि जो उस मैटर को सुने। अब इसकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी पार्टी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का जो हिस्सा है वो एप्लीकेशन कोर्ट को दे सकती है। अब सेकंड सर्कमस्टांसेस हमारे पास ऐसे हैं कि अगर एक आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी वापस ले ली जाए या फिर एम्पायर की अथॉरिटी को वापस ले लिया जाए कोर्ट की तरफ से, या फिर उन्हें रिमूव कर दें, आप उनकी पावर से हटा दें, उनकी सीट से हटा दें, चाहे एक आर्बिट्रेटर को हटाएं या सब आर्बिट्रेटर्स को हटा दें, या फिर जिस आर्बिट्रेटर को आपने हटाया वो था ही सोल आर्बिट्रेटर, वो अकेला उस हैसियत से काम कर रहा था। और अब अगर कोई भी पार्टी कोर्ट को एप्लीकेशन देती है तो कोर्ट के पास ये राइट है कि कोर्ट उस सिचुएशन में कोई भी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दे, सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है, या फिर कोर्ट क्या करेगी कि एक ऑर्डर भी पास कर सकती है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था उसका इफेक्ट ख़त्म हो गया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं रही। तो ये दोनों सिचुएशंस हैं, दोनों तरह से कोर्ट मूव कर सकती है। सेक्शन 12 की क्लॉज 3 हमें ये बताती है कि ऐसी सिचुएशन में जब अपॉइंटमेंट के बाद वैकेंसी आ गई, वैकेंसी पे आपने नया आर्बिट्रेटर कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया, तो जो नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा उसकी वैसे ही पावर्स होंगी कि जैसे कि वो आर्बिट्रेटर ऑलरेडी पहले अपॉइंट हुआ, या फिर वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंडर अपॉइंट हुआ, या फिर वो पार्टीज़ की रजामंदी से अपॉइंट हुआ। यानी उसकी ज़ाती हैसियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी पावर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 12। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सेक्शन 9 to section 12। So stay tuned and keep watching.